हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, अब से हम एक नया सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है गॉड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट। तो गाइस, ये वाला नाम मैंने रखा है, इसका ओरिजिनल नाम जो है वो अलग है। तो हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जो हमारे एमसी होते हैं, यानी कि मेन कैरेक्टर, वो यहाँ पे रीबॉर्न हो रहा होता है। एक्चुअली उसका डेथ हो गया है। तभी हम देखते हैं उसका होश आता है, तो वो एक क्लास में होता है जिसकी तरफ एक चौक जो है उसे थ्रो किया जाता है। लेकिन जो हमारे एमसी है उसने उस चौक को काफ़ी ईजिली कैच कर लिया होता है। यहाँ पे हमारा जो एमसी है वो सोच रहा होता है कि अभी मैं जिस बॉडी में हूँ, उस बॉडी का जो ओनर है उसका जो मेमोरीज है उसके अकॉर्डिंग ये जो साल है ये मार्शल आर्ट कैलेंडर के 1033 सीसी का है। यानी कि जब मैं हेवनली माउंटेन में मेरा डेथ हुआ था उससे 15 साल बाद का वक्त है ये। तभी उसका नज़र बाहर जाता है और वो देख के कहता है, ये क्या है, ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा स्टेचू है। तभी हमारे एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए उसका टीचर कहते हैं, हे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुम आखिर मेरी क्लास पे सो कैसे रही हो। तभी जो हमारे एमसी है वो कहते कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरा बॉडी, क्या मैं यहाँ पे रिबॉर्न हो गया हूँ। तभी जो एमसी के टीचर होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो पहले। तभी जो टीचर होते हैं वो अपने सवालों को यहाँ पे हमारे एमसी के सामने रखते हैं कि मार्शल वेपन रिफाइनिंग का कितना स्टेप्स होते हैं। और तभी उनका नाम बताया जाता है कि वो लेक्चरर है कल्टिवेशन एकेडमी के, जिसका नाम है नाइडिया बार्कले। लेकिन मैं इनको सिर्फ टीचर बुलाऊंगा क्योंकि ये जो नाम है ये काफ़ी अजीब है। तभी हमारे एमसी सोच रहा होता है कि गेज, मुझे इसका मतलब नहीं पता भाई। तभी वो जो टीचर है उसकी बुबास की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये तो देखने में काफ़ी सेक्सी है और इसका फेस जो है वो कितना लवली है। अगर जो टीचर है उसने आर्मर पहना फ्रॉस्टमोरन के साथ तो ये एकदम दिखने में ऐसा होगा जैसे कि मार्शल एम्परर होते हैं। लेकिन वो बदकिस्मती से अभी सिर्फ मार्शल मोनर्स के लेवल पे, जो कि शेप रियलम का होता है। इनको भी मार्शल एम्परर बनने में काफी टाइम लगेगा। तभी जो टीचर है वो हमारे एमसी को ऐसे खामोश देखे वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है, नर्वस हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं एक मार्शल मोनर्स हूँ, वो भी शेप रियलम का। तो फिर आखिरकार इस जैसे कमीने को देखकर मेरा जो माइंड है वो डिस्टर्ब कैसे हो सकते हैं यहाँ पे। तभी वो चिल्लाते हुए हमारे एमसी को कहते हैं कि जल्दी करो, मुझे आंसर करो कि यहाँ पे मार्शल वेपन रिफाइनिंग के कितने मेथड्स होते हैं। और वो मन ही मन सोचते हैं कि मैं इस मैटर को लेकर अभी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तभी जो हमारे एमसी थे वो यहाँ पे मन ही मन सोचते हैं कि हाँ, ये कुछ ज्यादा ही आसान सवाल नहीं है। मैं मार्शल रियलम के 9 स्टेज की जो रिफाइनिंग वर्ल्ड है उसका किंग था। वे हमारे एमसी कान खुजाते हुए कहते कि यहाँ पे 48 रास्ते हैं जिससे कि हम मार्शल वेपन्स को रिफाइन कर सकते हैं। ये सुनकर जो टीचर होता है वो यहाँ पे हक्का बक्का हो जाता है और तभी हम देखते हैं जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे हमारे एमसी के ऊपर हंसने लगता है और कहता है, कोई कहता है कि ये कितना बेवकूफ़ है और कोई कहता है क्या ये सोते हुए बात कर रहा है और कोई कहता है कि जो टीचर है उसका सवालों का सही से आंसर दो और कोई कहता है कि अभी तक इसने अपना चक्रस को एक्टिवेट भी नहीं किया, क्या इसे पता नहीं है। आखिरकार ये इतना बेहुदा जवाब कैसे दे सकते हैं, वो भी एक टीचर के सामने। कोई कहते हैं कि ये वर्ल्ड स्टोन का बच्चा ये कितना बेवकूफ है, ये तो वेस्ट है। तो वे एक बंदा मेरे एमसी को किताब दिखाते हुए कहते हैं कि लूजर, क्या तुमने किताब नहीं पढ़ा। यहाँ पे मिस्टर हॉर्नबी ने सिर्फ 36 ऐसे मेथड्स के बारे में लिखा है जिससे कि वेपन रिफाइनिंग की जा सकती है। वे हमारे एमसी कहते हैं कि रॉड हॉर्नबी वो कमीना, आखिरकार इस कमीने का हिम्मत कैसे हुआ कि इस कोर्स के 12 अदर इनोवेटेड मेथड्स को ऐसे फॉरगेट करने का। तभी ये सुनकर जो हमारे टीचर होते हैं वो भी कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुम क्या बोल रहे हो। वे क्लास के सारे बच्चे हंसते हुए यहाँ पे एमसी का मजाक उड़ाने लगता है और कहते हैं कि अभी जो इसने कारनामा किया है, यानी कि बेवकूफी वाला कांड किया है, इसके लिए इसे तो जरूर से पनिशमेंट मिलने वाला है। और एक बंदा कहते हैं कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुआ कि मिस्टर हॉर्नबी का पूरा नाम अपनी जुबान पे लेने की। तभी यहाँ पे टीचर जो होता है वो टेबल पे अपने हाथ को जोर से मारते हुए पूरे क्लास को साइलेंट कर देता है। इससे क्लास के जितने बच्चे थे सबके सब चुप हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे एमसी है उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तभी जो टीचर होता है वो कहता है, तभी टीचर कहते हैं कि जो मिस्टर डेल्टन है वो एक इनक्रेडिबल मार्शल एम्परर थे। वो सिर्फ यहाँ पे 3rd रैंक के मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, उन्होंने 9th ऐसे और भी मेथड्स का क्रिएट किया था जिसकी वजह से वो मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। लेकिन इन सभी बातों के बारे में जैसे गधे को कैसे पता हो सकता है। ये सुनकर जो क्लास के बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पे शौक हो जाते और कहते हैं कि क्या, कोई कहते हैं कि आखिरकार इसके बारे में किताब में क्यों लिखा नहीं है। तो वो एक बंदा खड़ा होकर कहता है क्योंकि ये जो 12 मेथड्स है वो इसको एक नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पीपल है उसके लिए मास्टर को अपना नामुमकिन है, इसलिए मिस्टर हॉर्नबी ने इन सारे मेथड्स को यहाँ पे किताब में नहीं लिखा। तभी हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मैंने जहाँ तक सुना है कि कार्बिन जो है उसका पास कोई मार्शल आर्टिस्ट का टैलेंट नहीं है और ना ही उसने अपने जो चक्रास है उनको एक्टिवेट किया है। तो शायद से ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि वो जरूर से उसका पास रिफाइनर का टैलेंट होगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो वो एक रिफाइनर के तौर पे एक मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तो वो जो टीचर है तो वो एमसी को कहता है, ज्यादा हवा में उड़ने का कोई जरूरत नहीं कि तुमने थोड़ा किताब पढ़ के थोड़ा नॉलेज हासिल किया। ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि रिफाइनिंग प्रोसेस में इन क्रिस्टल सैंड की यूज क्यों किया जाता है। अगर तुमने इसके बारे में सही से जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें हमारे जो क्लास है, यानी कि मेरा जो क्लास है, उसे अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है।
तभी ये सुनकर सारे बच्चे यहाँ पे हक्का बक्का हो जाते हैं और कहने लगता है वो मुझे लगता है कि जो मिस्टर बेकली है यानी कि हमारे टीचर वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। और एक बंदा कहता है कि आखिरकार इतना इजी क्वेश्चन इससे क्यों पूछा जा रहा है। तभी हमारे जो एमसी है वो अपने टीचर को जवाब देते हुए कहते हैं ये जो क्रिस्टल सैंड है ये इतना ज़रूरी नहीं है रिफाइनिंग के लिए, लेकिन क्योंकि सारे लोग रिफाइनिंग करते टाइम बाकी मटेरियल्स को आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाते, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे सैंड क्रिस्टल का यूज़ करते हैं ताकि वो आसानी से फ्यूज़ हो जाए। तभी टीचर एमसी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम अब मुझे ये बताओ कि इस रिफाइनिंग प्रोसेस में आखिरकार लोग ज़्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं। ये सुन के जो और एक बच्चा होता है वो कहते हैं कि हाँ आखिर ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। तभी एमसी कहते हैं कि ये जो क्रिस्टल सैंड है ये एक वाटर एलिमेंट है जिस वजह से ये फायर जो है उसका ऊपर कोई काम नहीं करता, जिस वजह से लोग या फिर जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसमें फेल हो जाते हैं। ये सुनकर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये सच है। ठीक है, तो फिर तुम मुझे और एक सवाल का जवाब दो, जब आप कॉपर को ब्राइट कोल के साथ फ्यूज करते हैं तब जो इसमें इफेक्ट होता है क्रिस्टल सैंड का, तुम उसे कैसे रिमूव करोगे। तभी एमसी टीचर को बताते हैं अगर हम मान लेते हैं कि क्रिस्टल सैंड है वो एक इम्प्योरिटी है तो हम इसे हटाने के लिए या फिर क्विंस मेथड को यूज कर सकते हैं। एमसी के इन सारे सवाल का जवाब देखकर जो टीचर थे वो यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ऐसा है क्या। और वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई दोहरा ही नहीं है कि मैं वापस से फेल हो चुका हूँ। जो एमसी है उसने यहाँ पे काफी इजीली इन सारे सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन इसके आंखों में यहाँ पे किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं दिख रहा है मुझे। क्या इसको इन सारे सवालों का जवाब पहले से पता था सच में। तभी टीचर हमारे एमसी को कहते हैं कि कार्विन तुम्हें यहाँ पे मेरी क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने आप से यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो। तभी जो टीचर है वो ऐसे रूम से चला जाता है और ये देख के जो वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि क्या मिस ब्रेकली ने या फिर सिर्फ उससे एडवाइस लेने के लिए इन सारे सवालों को पूछा था। इसी के साथ हम देखते हैं जो हमारी एमसी है वो उस क्लास से यहाँ पे पूरे टेंशन के साथ बाहर जाने लगता है और वो सोचता हुआ कहता है ठीक है वैसे भी मुझे उनकी क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से सीटी बजाते हुए बाहर निकल जाता है। ये देखिए वहाँ पे जितने स्टूडेंट थे वो सभी के सभी वहाँ पे परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से सवाल करते हुए कहता है आखिरकार जो कार्विन है वो इतने कम वक्त में इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे बन गया। तभी हम यहाँ पे एक रेड हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि उन सभी को कहते हैं कि हे क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि आखिरकार वो एक रिफाइनर जीनियस कैसे है। तभी वहाँ पे और एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे कह रहा होता है कि ये जो रिफाइनर का जो डिमांड है यहाँ पे वो मार्शल आर्टिस्ट से काफी ज्यादा है और यहाँ पे जो हमारे एमसी है उसने अपने चक्रातों को एक्टिव नहीं किया, तो आखिरकार वो एक रिफाइनिंग जीनियस कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे बाकी बंदे भी कहने लगते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है, वो एक लूजर है और सभी लोग यहाँ पे हंसने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक लेडी होता है जो कि इस बारे में थोड़ा सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि स्कूल से बाहर आ गया और वो सिटी में घूम रहा होता है। तभी यहाँ पे हमारे एमसी वापस से अपनी मूर्ति को देखते हैं यानी कि स्टेचू को देखते हैं और कहते हैं कि क्या उसने ये मेरे लिए बनाया है। ये शायद से इस बारे में वो बहुत ही ज्यादा थॉटफुल थे। तो वो कह रहे कि 15 साल हो गया अभी मैं यहाँ पे स्कॉट डिल्टन की बॉडी में रिकॉर्नेट हुआ हूँ और ये जो मिक्स फीलिंग्स है इसके साथ इस स्टेचू को देखना मेरे लिए थोड़ा अजीब है। तभी हमारे एमसी जो वो कैपिटल ग्लोवरा की जो रिफाइनर टावर है उसे देखते हैं और उसे देख के कहते कि हाँ तो ये यहाँ पर है और आखिरकार मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तभी देखते हमारे एमसी अपनी बॉडी के बारे में सोचता है, कहते कि ये बॉडी कितना ज्यादा वीक है और इस बंदे ने अभी तक अपना चक्रास को भी ओपन नहीं किया, ये कितना बड़ा लूजर है। यह था कि मेरा जो पिछले लाइफ था उसमें मैं एक सुप्रीम मार्शल एम्पायर था जो कि वर्ल्ड मार्शल वर्ल्ड में 3 नंबर पे आता था उस टाइम, और मुझे अभी यहाँ पे अपना जो स्ट्रेंथ है उसे रीगेन करना पड़ेगा। हमारा एमसी यहाँ पे उस रिफाइनिंग टावर के अंदर जाने लगता है और वो कहने लगता है कि मेरा जो ये बॉडी है इसे पहले कल्टिवेट करके स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इसके लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा और अगर सब कुछ सही रहा तो मैं कुछ ही सालों में अपने जो स्ट्रेंथ है उसे वापस से रिकवर कर लूंगा, यानी कि पहले वाला लाइफ में जितना स्ट्रेंथ है उतना स्ट्रेंथ यहाँ पे हासिल कर लूंगा। तभी हम देखते हैं वो अपनी जो पिछले लाइफ का बॉडी था और पावर था उसके बारे में सोचते हुए यहाँ पे ऊपर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी जो है वो रिफाइनिंग हॉल के अंदर चला जाता है। वहाँ पे एक लड़के होते हैं जो कि यहाँ का रिसेप्शनिस्ट होता है, वो कि हमारे एमसी को कहते हैं वेलकम सर, हमारी रिफाइनिंग यूनियन में आपका स्वागत है, कहिए आपका क्या मदद कर सकते हो। हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है, इस लड़के का नाम होता है लिज फ्लेन। तभी हमारे एमसी उस लड़के से कहते हैं कि मैं यहाँ पे रोड को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यहाँ पर है। तभी वो लड़के कहते हैं रॉड हॉर्नबी। तभी वो लड़के हमारे एमसी से कहते हैं क्या आपके मतलब मिस्टर हॉर्नबी के बारे में, जो कि यहाँ का फॉर्मल लीडर है। ये सुनकर हमारे एमसी कहते हैं कि फॉर्मल लीडर, क्या इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे नहीं है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट एमसी से कहते हैं कि हाँ मिस्टर हॉर्नबी यहाँ का लीडर है, वो भी 20 सालों से। ये सुनकर जो हमारे एमसी होता है वो शॉक हो जाता है और कहते हैं कि आहा। यहाँ पे हमारे एमसी कुछ सोचने लगता है और मन ही मन कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बस ये चाहता था कि वो मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद करे और मेरे लिए कुछ फील्ड्स को रिफाइन कर दे। और वो सोचते हैं कि जब तक मैं अपने खुद से मेरिडियंस को अनलॉक नहीं करता तब तक मुझे किसी और के सहारा लेने से भी कोई मदद नहीं मिलने वाला। तभी यहाँ पे हमारे एमसी जो है वो अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि मैं स्कॉट,
मैं यहाँ पे सिर्फ थर्ड लेवल का मार्शल रिफाइनर ही नहीं था, बल्कि जो मार्शल रिफाइनिंग का वर्ल्ड था उसमें 7 सबसे मोस्ट पावरफुल जीनियस में से एक था। यहाँ तक कि मेरे जो सबसे कमजोर डिसेबल्स थे वो लोग भी मार्शल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और वो लोग का भी एक अच्छा खासा स्थान था। लेकिन अभी के हालात देखो, मैं कितना लूजर हूँ और मेरा बॉडी का जो मेरिडियंस है वो भी अच्छी तरह से काम नहीं करता। मुझे शायद से यहाँ पे एकदम शुरुआत से शुरुआत करना पड़ेगा। तभी वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर है तो और उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें एक रिसीप्ट लिख के देने वाला हूँ, उसमें जितने भी आइटम्स होंगे उसे ढूंढ के मुझे दो। और हाँ, वैसे भी अपने मेरिडियंस को अनलॉक करना सबसे जरूरी है। ये सुनकर वो लड़के कहते हैं, हाँ यस सर, प्लीज आप अंदर आइए। अभी देखते हैं कि पीछे से कोई बंदा उस रिसेप्शनिस्ट को बुलाता है, कहते हैं कि लीज आखिरकार तुम किससे बात कर रहे हो? मिस्टर विल्सन तुम्हें कब से ढूंढ रहा है। तभी हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है जोनास डॉट और ये रिफाइनिंग टावर यूनियन का एक रिफाइनर है। ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट मिस्टर डॉट से कहते हैं, मिस्टर डॉट, इस यंग मैन ने मुझे यहाँ पे एक रिसिप्ट दिया है जिसमें कई सारे मटेरियल्स है और मुझे इन सारे आइटम्स को ढूंढने में इस यंग मैन की मदद करनी है। मैं उसके बाद मिस्टर विल्सन से मिलने चला जाऊंगा। तभी जो मिस्टर डॉट होता है वो उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि चलो ये रिसिप्ट मुझे देखने दो। हमारे एम से यहाँ पे उस मिस्टर डॉट को देख के कहते हैं कि एक रिफाइनर जो कि वे फर्स्ट स्टेज पे रिफाइनिंग रियलम के, ये कैसे हो सकते हैं? तभी हम देखते हैं मिस्टर डॉट जो है वो हमारे एमसी का रिसिप्ट जो है उसको यहाँ पे मरोड़ देता है और कहते हैं कि ये क्या बकवास है और उस रिसिप्ट को वो पीछे की तरफ फेंक देता है। ये देख के वो लड़की जो होता है वो भी यहाँ पे शॉक हो जाता है और हमारा जो एमसी है वो भी यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा होता, वो भी यहाँ पे बस चुप था। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि अंदर ही अंदर जो हमारे एमसी का गुस्सा है वो 7वें आसमान में पहुंच चुका होता है। वो कहते हैं कि अगर मैं कोई रिसिप्ट लिखता हूँ तो उसका कोई मोल नहीं होता, यानी कि वो प्राइसलेस होता है। और आखिर इस इडियट की हिम्मत कैसे हुआ जो इस तरह से मेरे जो रिसिप्ट है उसको फेंकने की, वो भी मरोड़ के मेरे सामने। तभी मिस्टर डॉट उस रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं, तुम्हें शायद जल्दी से मिस्टर विल्सन के पास जाना चाहिए। ये सुनकर जो लड़के होते हैं यानी कि रिसेप्शनिस्ट वो भी कहते हैं कि ठीक है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तभी मिस्टर डॉट यहाँ पे जाते हुए कहते हैं कि ये जो जगह है ये बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, तो यहाँ से तुम निकल सकते हो। यानी कि वो हमारे एमसी को कह रहा था कि तुम बच्चे हो और तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी यहाँ पे हमारे एमसी जो है वो वेरियस मोड पे कहते कि हे रुक जाओ जोनस, क्या मैं सही हूँ? तुम जोनस हो और तुम यहाँ पे लगातार 7 दिनों से कोशिश करो कि तुम फर्स्ट स्टेज ऑफ रिफाइनिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाओ। ये सुन के जो मिस्टर डॉट होता है वो हमारे एमसी को कहते हैं, नहीं, मुझे जहाँ तक पता है कि मैं सिर्फ 5 दिन से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे मिस्टर डॉट कह के बुलाना चाहिए? तुम्हें एमसी मिस्टर डॉट से कहते कि क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम फर्स्ट स्टेज ऑफ रिफाइनिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाओ? तभी मिस्टर डॉट यहाँ पे कहते हैं, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तभी हमारे एमसी मिस्टर डॉट को समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पे अपनी रिफाइनिंग के प्रोसेस में EN1 स्टोन का इस्तेमाल करते हो तो उस रिफाइनिंग प्रोसेस में तुम उसे टच भी करते होगे, जिस वजह से तुम्हारा उंगलियां जो है वो यहाँ पे कमजोर हो गया और इसका कलर जो है वो भी ग्रे हो गया। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम रिफाइनिंग करने से पहले अपने जो फ्यूजन स्किल्स है उसे पहले से बेहतर कर लेना चाहिए? ये सुनकर मिस्टर डॉट जो है वो यहाँ पे हैरान हो जाता है और कहते हैं, आखिर ये सब इस बच्चे को कैसे पता? तभी यहाँ पे मिस्टर डॉट जो है वो चला जाता है और हमारे एमसी को नॉनसेंस कहता है। लेकिन तभी हमारा एमसी जो है वो मिस्टर डॉट को कहता है, लेकिन मिस्टर डॉट, आपको शायद इस बारे में पता नहीं होगा, जब भी आप रिफाइनिंग करते हो उसका बाद आपका जो ब्लड फ्लेम है उसकी इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी वजह से आपका जो फोरहेड है, थ्रेड है और जो आपका कमर है वहाँ पे जो आपकी मेरिडियन पॉइंट्स है उन मेरिडियन पॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता होगा। हमारे एमसी की ये सारी बातें सुन के जो रिफाइनिंग मास्टर था यानी कि मिस्टर डॉट वो हक्का बक्का हो जाता है यहाँ पे और हमारे एमसी फिर से कहता है, कितना अफसोस की बात है, आप यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए अपना जो दाहिना हाथ है उसे काटना पड़ेगा और इस वजह से जो आपका मेरिडियंस है उनमें से एक मेरिडियंस यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मिस्टर डॉट यहाँ पे पूरी तरह से घबरा गया होता है और कहते कि हे मुझे यहाँ पे मत डराओ। ये सुनकर जो हमारे एमसी है वो कहते ओह तो ऐसी बात है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो बस तुमको यहाँ पे क्योर बता रहा था, अगर तुम नहीं सुनना चाहते हो तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये सुनकर जो मिस्टर डॉट है तो वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से वापस से दौड़ते हुए हमारे जो एमसी है उसका पास आ जाता है और उसे कहते हैं, हे रुको, मुझे बताओ आखिर इसका क्योर क्या है। लेकिन तब हमारे एमसी जो मिस्टर डॉट है उसका हाथ को अपनी बॉडी से झटकाते हुए दूर कर देता है, जिस वजह से मिस्टर डॉट यहाँ पे डर जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे एमसी का एक बेडास लुक। ये देख के जो डॉक्टर जॉर्ड होता है वो यहाँ पे डर गया होता है और वो कहता है, इसका आंखें इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है, ये तो बस एक छोटा सा कीड़ा है, आखिर मैं इससे कैसे डर सकता हूँ यहाँ पे। तभी यहाँ पे मिस्टर जॉर्ज है वो देखते हैं कि पूरी तरह से घबरा गया होता है और एमसी से कहते हैं ठीक है और वो उसके सामने झुक जाता है और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर क्योर क्या है। तभी हमारे एमसी जो है इस बात से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है और जो वहाँ पे बाकी लोग होते हैं वो लोग भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि मिस्टर जॉर्ज है वो एक यूजलेस पर्सन के सामने अपना सर नीचे कर रहा था। तभी हमारे एमसी जो है वो मिस्टर जॉर्ज से कहता है कि मेरा रिसीप्ट कहाँ पे है। ये सुनकर मिस्टर जॉर्ज है वो तो हक्का बक्का हो जाता है और उसका मुँह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर जॉर्ज है वो वहाँ से भागते हुए जाके उसी रिसीप्ट को उठा के लाता है और जो
हमारे एमसी है उसका सामने रख देता है और कहते हैं कि ये रहा। ये देख के जो वहाँ पे जितने स्टूडेंट थे वो सब के सब हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं हमारे एमसी जो है उस रिसिप्ट को अपने हाथ में लेते हुए अपने नाक नगड़ते हुए अपने नाक साफ करने लगता है। और जब अपना नाक साफ हो जाता है तो उस रिसिप्ट को वापस से अपने हाथ में लेकर उसे जो मिस्टर जॉर्ज है उसके हाथ में थमा देता है और कहते हैं कि इस रिसिप्ट में जितने भी आइटम्स है इन सभी का 10-10 कॉपीज को कलेक्ट करो और जब सारे के सारे आइटम्स कलेक्ट हो जाए तो तुम मेरे पास जो कल्टीवेशन एकेडमी है वहाँ पे आके मुझसे मिल सकते हो। और उस रिसिप्ट को मिस्टर जॉर्ज के हाथ में दे देता। कहते हैं कि हाँ और एक बात जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए। ये सुनकर जो मिस्टर जॉर्ज होता है वो यहाँ पे शॉक हो जाता है। कहते हैं कि तुम और हाँ इन सारे के सारे आइटम्स को तुम खुद से कलेक्ट करने वाले हो, ठीक है ना। ये कहते हैं वो अपने बॉडी से एक लायन को बाहर निकलता है जिसे देख कर वो भी डर जाता है। यानी कि मिस्टर जॉर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इसका पास आखिर ये कैसे हो सकता है। आते हुए मिस्टर जॉर्ज को हमारे हमसे बताता है कि तुम्हारे हाथ को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुम यहाँ पर लेट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि तुम्हारा हाथ जो है उसे काट दिया जाए, नहीं तो तुम नहीं बच पाओगे। सिर्फ सुनकर मिस्टर जॉर्ज जो है वो यहाँ पे घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि 3 दिन सिर्फ। और मुझे तो यहाँ पे रिसिप्ट में जितने भी आइटम्स है उनमें से कुछ आइटम्स के बारे में नाम तक नहीं पता और आखिरकार मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा भी कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। तभी हमारे एमसी मिस्टर जॉर्ज से कहते हैं तुम यहाँ का एक रिफाइनर मास्टर हो, तुम मुझे लगता है कि तुम इस सारे के सारे आइटम्स को ढूंढ लोगे। और हाँ एक मेडिसिन है जिससे तुम्हारे हाथ को थोड़े टाइम तक तुम्हारे हाथ का जो पेन है उसको स्टेबल रख सकते हैं और तुम इसके लिए लूनर लीफ यानी कि पत्ता जो है उसे यूज़ कर सकते हो। और हाँ एक बात का याद रखना कि तुम्हें जिंदा रहना है और मुझसे मिलने आना है। और जो मिस्टर जॉर्ज है वो बस कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं ये कर लूँगा। तो देखते हैं हमारे एमसी वहाँ पे चले जाने के बाद मिस्टर जॉर्ज है वो मन ही मन कहते हैं आखिर ये कमीना जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है और ना ही एक रिफाइनर है, तो फिर मैं इसका सामने जब होता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नर्वस फील क्यों होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि कार्विन वॉल्टन तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहो, कुछ ही दिन के मेहमान हो, उसके बाद जब मैं क्योर हो जाऊँगा तो मैं ज़रूर से तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। तभी सीन चेंज होता है और हम उस रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो कि हॉल मास्टर के बाद चला जाता है। और जब हॉल मास्टर उससे मिलता है तो वो कहते हैं आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, एक टीनेजर के बंदे ने तुम्हें यहाँ पे हैकबेरी और व्हाइट लोटस को लेने के लिए भेजा है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहते हैं हाँ वो लगभग 15 और 16 साल के बीच में होगा। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है आयान विल्सन और इसका जो रिफाइनिंग रेलम का सेकंड स्टेज का रिफाइनिंग मास्टर है। और वो सोचते हुए कहते हैं कि स्पिरिचुअल क्रेन रूट और जो व्हाइट पोनिक्स ड्रैगन लोटस है इससे हम मार्शल आर्टिस्ट जो अपने स्ट्रेंथ है उसको रिकवर करते हैं। आखिर इस जैसे बंदे ने ऐसा रिसिप्ट कैसे लिखा, इतना रेयर रिसिप्ट। तभी जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो भी कहते हैं कि हाँ यहाँ पे वीनिक फेदर गोस्ट फ्लावर, यूमा अंडरवल फ्रूट, वेकुअम मिल्क, सीवा फ्लावर और फ्लाइंग फेरी बर्ड भी है। ये सुन के जो रिफाइनर हॉल का मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इन सारे चीज़ें यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल है। और वो कहते हैं कि आखिर उसका नाम क्या है, क्या उसने यहाँ से जाने से पहले उससे कांटेक्ट करने का कोई तरीका बताया है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए रिसेप्शनिस्ट कहता है कि नहीं। तभी वो मिस्टर विल्सन से पूछता है मिस्टर विल्सन यहाँ पे मैं रिफाइनिंग यूनियन में कम से कम 3 साल से काम करूँ लेकिन मैंने अब आज तक ऐसे आइटम्स के बारे में कभी नहीं सुना। और वो मन ही मन सोचता है कि मिस्टर विल्सन आखिरकार इस बंदे में इतने इंटरेस्टेड क्यों है, आखिरकार ये बंदा है कौन। ये सुन के जो मिस्टर विल्सन है वो भी कहता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे कई सारे हर्ब्स है जिनके बारे में मैंने भी नहीं सुना, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग्स हो रहा है कि ये कल्टीवेशन में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं मार्शल आर्टिस्ट के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। इवन कि मिस्टर विल्सन यहाँ पे ऐसा भी कहता है कि मैंने तो इनमें से कईयों के नाम तक नहीं सुना। और यहाँ तक कि यहाँ पे जितने हर्ब्स है उनमें से कुछ हर्ब्स तो ऐसे हैं जिनको एक साथ फ्यूजिंग करते टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा भी है और मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार इसका जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होगा। और वो उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि अगर तुम उससे दोबारा मिलते हो तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम मुझसे यहाँ पे रुका के रखो और तुम कुछ भी हो जाए उसे मुझसे मिलाने के लिए ज़रूर से लाना। तभी सीन चेंज होता है और हमें ग्लावाडा सिटी के स्ट्रीट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एम से चलते हुए सोचता है कि ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है जोनस के लिए इन सारे आइटम्स को कलेक्ट कर पाना। और मैं यहाँ पे बैठे बैठे दिन नहीं गिन सकता कि वो कब हर्ब्स को कलेक्ट करके मेरे पास लेके आएगा। मुझे यहाँ पे कोई और रास्ता भी ढूंढना होगा ताकि मैं उन सारे हर्ब्स को यहाँ पे जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर पाऊँ। तभी वो अपने हाथ में एक रिंग निकाल लेता है जो कि इसका बॉडी के जो ओनर है उसका है, यानी कि कार्विन का, और कहते हैं कि आखिर इसका इस रिंग में क्या क्या है, और उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है। हम देखते हैं कि जब वो रिंग को हाथ में पहनता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका अंदर क्या क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही कीमती एक बुक है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लड़कों के लिए, और एक तलवार भी है और साथ में कई सारे आइटम्स भी है साथ में, और सिगरेट का पैकेट भी है वहाँ पे। इन सारे आइटम्स में से उस शॉर्ट को बाहर निकाल लेता है और वो कहते हैं कि मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ जब मैं अपने 7 चक्रस को एक्टिवेट कर लूँगा। यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कल्टीवेशन एकेडमी का मेन गेट को, जहाँ पे हमारी
से जाते हुए सोचता है कि जब मैं रिफाइनिंग मास्टर बन जाऊंगा तब मैं अपने आप से यहाँ पे वर्चुअल स्पिरिट के इस्तेमाल करते हुए मार्शल वेपन्स को क्रिएट कर सकता हूँ। ये सब सोचते हुए हमारे एमसी जो है उस भीड़ में से मार्श जो उसका एकेडमी है उसके अंदर जा ही रहा था, तभी हम देखते हैं एक हाथ जो कि हमारे एमसी के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उस अटैक से हमारे एमसी जो है वो बच जाता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं ये कोई और नहीं है, उसका क्लासमेट होता है कि रेड हेयर वाला जो बंदा था वो। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो होता है वो कहता है कि कार्विन तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी आज, और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो है इवान लैंडन, और दूसरा जो बंदा है उसका नाम है रोजर मर्फी। तभी उन लोगों को देख के जो हमारे एमसी है वो बस इतना ही कहते हैं, ओह तो ये तुम लोग हो। तभी वहाँ पे हमारे एमसी का जो दोस्त होता है वो दोनों दोस्त यहाँ पे आ गया होता है और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि इवन रोजर आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। वैसे तो ये दोनों कुत्ते यहाँ पे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर ये दोनों कार्विन के साथ क्या करना चाहते हैं। तभी हम एमसी के फ्रेंड्स के नाम देखते हैं। एक का नाम होता है हार्डी वेल जो कि मोटा वाला बंदा होता है, और जो सीखने वाला बंदा है उसका नाम होता है कॉपर वॉलस्टोन। तभी देखते हैं इवान को जो हंसते हुए कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, इसने जो पिछली क्लास में गड़बड़ी की थी बस इसी उसी चीज का सजा मिल रहा है यहाँ पे। और वो अपने पावर्स को एक्टिव करते हुए सीधा ही हमारे एमसी की तरफ हमला करने लगता है और वो कहते हैं कि मिस्टर हगिंग ने कहा था कि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये यूजलेस बंदा इतना जल्दी इतना टैलेंटेड कैसे बन गया। जो हमारे एमसी का दोस्त लोग था वो लोग भी यहाँ पे आगे बढ़ जाता है और कहते हैं तुम कमीने, तुम लोग बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तभी हम कार्विन और उस रेड हेयर वाले बंदे को देखते हैं जिनका पावर क्लैश यहाँ पे टकराने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पावर से यहाँ पे रिलीज होता है और उन दोनों का हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को ढकेलते हुए पीछे की तरफ दे मारता है। तभी जो हमारे एमसी का दूसरा फ्रेंड था वो आके हार्डी से कहते कि हार्डी तुम अपने 4th लेवल की चक्रास के साथ उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, वो 5th लेवल के चक्रास को ओपन कर चुका है ऑलरेडी। तभी हार्डी उसे कहते हैं कि हाँ लेकिन मैंने भी यहाँ पे अपना 4 चक्रास को एक्टिवेट कर लिया है पहले ही। तभी देखते हैं इवान जो है वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ 4 लेवल की चक्रा, और वो सीधा ही उस मोटे बंदे के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे उन दोनों की पावर क्लैश फिर से होता है और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। इवन ने यहाँ पे जो हड्डी के ऊपर अटैक किया था उस वजह से जो हड्डी का हाथ है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरा हाथ। तभी वहाँ पे इवान उन दोनों को कहता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते। तभी देखते वहाँ पे जो हमारे एमसी का लेडी क्लासमेट था वो भी आ जाता है और कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ से हमें कैसे निकालने वाले हो, और आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हो कार्विन के ऊपर हमला करने की। हम देखते हैं ये कोई और नहीं, ये प्रिंसेस होते हैं ग्लावाडा सिटी के, और इसका नाम बताया जाता है रीवा माल्टेज, जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीवा ही बुलाएंगे। इसका पूरा नाम बहुत लंबा है भाई, मैं तो नहीं बुलाने वाला। तभी वो इवान यहाँ पे सोचते हुए जवाब देते कि हाँ, और वो सोचता है कि ये तो ग्लावाडा सिटी का प्रिंसेस है रीवा, और ये कार्विन जो है वो एक लूज़र है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है जिस वजह से प्रिंसेस यहाँ पे इसे बचाने के लिए आया है। तभी जो इवान होता है वो प्रिंसेस को कहते हैं योर हाइनेस आखिरकार हम आपको नाराज़ कैसे कर सकते हैं, और वो हमारे एमसी की तरफ देख के कहते हैं कि तुम लोग आज बहुत ही ज़्यादा लकी हो। और हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंसेस को जो कि हमारे मोटे बंदे और जो उसका साथी है उसका सामने आके खड़ा हो जाता है ताकि उनका पर दोबारा अटैक ना करे। तभी जो हमारे एमसी है वो उन लोगों को रोकते हुए कहते हैं आखिरकार तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वो भी मेरे दोस्तों को मेरे सामने हार्म करने के बाद। हम देखते हैं ये सुनकर जो इवान है वो कहते हैं ओ लूजर, यार क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी हमारे एमसी अपने स्वॉर्ड को घिसते हुए लेके जाते हैं और कहते कि नहीं बस थोड़ा सा, मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितना डिफरेंसेस है, वो भी 5th लेवल के चक्रा और विदाउट चक्रास के बीच में। ये सुन के जो लेडी यानी कि प्रिंसेस इवा होता है वो कहते हैं कि कार्विन आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुन के जो इवान का दोस्त था वो यहाँ पे अपने हाथों को मचकाते हुए हा हा करके हंसने लगता है। तभी हम इवान को देखते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ यहाँ पे, और वो अपने पावर्स को एक्टिव करते हुए हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ता है और वो हंसते हुए कहते हैं तो पहले तुम इसे महसूस करो 4th लेवल चक्रास की पावर। हम देखते हैं इस पावर की वजह से यहाँ पे उन लोगों को खड़ा होना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और वो लोग चिल्ला के कहते हैं कार्विन थोड़ा बच के, और जो प्रिंसेस है वो तो यहाँ पे शायद से थोड़ा हर्ट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि अटैक किसी के ऊपर तो हो गया होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो लोग भी हमारी तरह ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। सीन पे हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है उसने उस 4 चक्रा के बीच में जो 2 चक्रा होता है उन पे अटैक किया होता है, और उसी का साउंड था ये टिंग वाला। और हम देखते हैं इस वजह से उस बंदे का हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। यहाँ पे इवान को देखते हैं जो कि ज़मीन पे गिर गया होता है और वो रो रहा होता है। हमारे एमसी भी यहाँ पे खड़ा ही था। तभी हम देखते हैं इवान के साथी को, और वो हमारे एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम। तभी जो हमारे एमसी होता है वो उसे कहता है कि मैंने बस तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि मैं जब अपने टांगों की मदद से उसका ऊपर अटैक कर रहा था वो मेरे टांगों पे आके बैठ गया, जिस वजह से उसका जो 2 चक्रा था एक्स्ट्रा वाला वो टूट गया शायद यहाँ पे। तभी देखते हैं इवान के साथी जो है वो कहते हैं कि इसका साथ
बात करना बेकार है। और पीछे हम देखते हैं बंदे लोग बात कर रहा था कि हाँ ये उसका खुद का गलती है, वो उसने खुद जाके उसका टांग में बैठ गया। और दूसरा बंदी कहता है कि आखिरकार इसका साथ हुआ क्या है, क्या ये मरने वाला है। तभी इवान के साथ वाला बंदा सोचते हुए कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इवान इतना जल्दी नहीं हारने वाला। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम ये कह रहे हो तो तुम बिल्कुल एक बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस गए हो अभी। और वो अपने 5 चक्रस के पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। तभी हम यहाँ पे अपनी प्रिंसेस को देखते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो तो ग्रैंड मार्शल अप्रेंटिस है। और एक बंदा कह रहा होता है कि ये बंदा इवान जैसा नहीं है कि उसे इतना जल्दी हरा सके, आखिर कैसे हराएगा इसको हमारे एमसी। हम देखते हैं इवान के साथी जो है वो हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ ऐसा होता है और वो कहते हैं कि कार्विन रन, कार्विन भागो। हम देखते हैं कार्विन जो है यानी कि हमारे एम से वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसके स्वॉर्ड अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पे इस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका भी हो जाता है। तभी यहाँ पे जो हमारे बाकी फ्रेंड्स होते हैं कार्विन के यानी कि हमारे एमसी का, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस बंदे ने हमारे जो एमसी का स्वॉर्ड है उसे अपने हाथों से रोक लिया होता है। लेकिन उस बंदे का भी हवा यहाँ पे टाइट हो जाता है क्योंकि एमसी का जो स्वॉर्ड है उसने उस बंदे के हाथों की उंगलियों को काट दिया होता है। और वो बंदा कहता है चिल्लाते हुए कि मेरा हाथ। तभी हमारे एमसी जो है उसकी वापस से 2 चक्रास को यहाँ पे तोड़ देता है, जिस वजह से उस बंदे का आंखें यानी कि गोटियां जो है आंखों की नीचे की गोटियां फटने की वजह से ऊपर की गोटियां भी बाहर आ गया होता और वो जमीन पे लूटपुट होके रो रहा था बिल्कुल इवान की तरह ही। ये देख के वहाँ पे जितने भी बंदे थे वो लोग तो हक्का बक्का हो जाता है। तभी हमारे एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने स्वॉर्ड को गाड़ते हुए पूरा स्टाइल के साथ खड़ा हो जाता है। और वो उन लोगों को कहते हैं अगर मैं कुछ मार्शल अप्रेंटिस को नहीं हरा सकता तो शायद से मैं खुद को ही मार लेता। और वो अपने स्वॉर्ड को लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग को यहाँ पे पेमेंट तो करना ही होगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे फ्रेंड्स को लोग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया है। ये देख के जो हमारी इवान का फ्रेंड है वो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहते हैं कि नहीं रुक जाओ रुक जाओ। तभी हम देखते हैं हमारा जो एमसी है उन दोनों को किक करते हुए सीधा ही एक दीवार पे दे मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पे जो दीवार था वो भी बीच में से टूट गया होता है और वो दोनों उस टूटे हुए दीवार के बीच में जाके गिरा हुआ होता है। यहाँ पे भाई एक बंदे ने तो मुंह ही दिया था अपने पैंट पे, देखो जरा कितना खतरनाक शर्म है भाई। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी जो है वो वहाँ पे एकदम ईविल लुक के साथ वो लोग के पास आ जाता है। तभी यहाँ पे हमारे एमसी का फ्रेंड लोग आ जाता है और हमारे एमसी को कहता है कि कार्विन क्या तुमने अपने मेरिडियंस और चक्रास को एक्टिवेट कर लिया है। और जो हमारे एमसी का मोटा वाला बंदा होता है वो बाकी लोगों को कहता है कि ठीक है चलो तुम लोग यहाँ से निकलो, अभी शो खत्म हो गया। तभी हमारे एमसी उन लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, लेकिन मोटा बंदा कहता है कि लेकिन तुमने उन लोगों को हराया कैसे। तभी हमारे एमसी उन लोगों को बताता है कि क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि उन लोगों ने खुद से मेरे अटैक को अपने ऊपर लिया है। तभी वो मोटा वाला बंदा कहता है कि हाँ तुम सही हो लेकिन फिर भी। तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान हो जाता है कार्विन को लेकर और वो कहते हैं कि कार्विन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हमारे एमसी को देखते हैं जो कि कह रहे होते अगर तुम लोगों ने ये नहीं किया जो मैंने कहा, और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है फिर से और उन दोनों के पाँव के बीच में गाड़ देता है और वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तभी सिंचेंजर हमारे एमसी को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच गया होता है और वो वहाँ पे जाके अपने घर के अंदर जाते हुए कहता है कि कार्विन जो है उसने अभी तक अपने मेरिडियंस को अनलॉक नहीं किया और ना ही वो एक मार्शल अप्रेंटिस है। और वो सोचता है कि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा कमजोर हूँ क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो अभी बिल्कुल कम है और इसे जल्दी से जल्दी रिगेन करना होगा। और यहाँ पे इतना पॉसिबिलिटीज तो है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने मेरिडियंस को अनलॉक कर दूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे एमसी जो है वो अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। भाई लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी ओपी होने वाला है और वो जल्दी ही हमारे चैनल में अवेलेबल होगा। तो चलता हूँ अभी के लिए, टाटा बाय बाय टूरू रू।